हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन कर रहे हैं, जुलाई के मंथ की। ठीक है, इससे पहले हम लोग जून की मैगजीन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जून के मंथ के मैगजीन की, तो आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। ठीक है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 2.1 से लेके 2.6 तक कर लिया था कवर। ठीक है, आज हम लोग 2.7 जीलोंग ट्रीटी से लेके 2.9 न्यूज़ इन शॉर्ट्स तक कवर करेंगे। तो आज जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है वो है जीलोंग ट्रीटी अंडर ऑकस। अब इसको समझने से पहले ना हमको एक सेकेंड रुक जाओ, इसको एडजस्ट करने दो। हाँ, इसको समझने से पहले ना हमको, अगर आपने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखा है तो आपने एक चीज़ देखी होगी। यूपीएससी की ये टेंडेंसी है, स्पेशली प्रीलिम्स में, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहती है ना, यूपीएससी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी आई थिंक ये तीसरी बार है जो मैं इसके बारे में समझा रही हूँ। हमने जनवरी में डिस्कस किया था, जून में भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के पर्पज से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये जो बॉडी है ना, इसका फुल फॉर्म है ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ये तीन यानी कि 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है, एक ट्राईलेटरल ग्रुप है। समझ में आ गया? इसको 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इसकी पूरी कहानी समझने से पहले यहाँ देखो, ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप में जितना एरिया सर्कल हो रखा है ना, ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन का रीजन। ठीक है, अब मान लो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पे जैसे हम इंडिया है, ठीक है, हम लोग मान लो इतने दूर में कंट्रोल करते हैं, अपना डोमिनेंस बना के रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंट्री, अब अच्छा रुको, इसको समझने से पहले ना एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये हम मान लेते हैं कि पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड मैप में ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 कॉन्टिनेंट्स हैं और इन कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। राइट, अब कोई ऐसे कोई भी कंट्रीज़ आप अज्यूम कर लो। अब मान लो कॉन्टिनेंट 1 है ये, इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट 1 है ये। अब कॉन्टिनेंट 1 से ना हम लोगों को कॉन्टिनेंट 6 में कोई चीज़ डिलीवर करनी है, ट्रेड करना है, कुछ भी पहुंचाना है, चाहे आपका नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ होंगी। तो अब कंट्री 1 से कंट्री 6 तक कोई भी सामान कैसे जाएगा? इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से जा सकता है, इस रास्ते से, इस रास्ते से। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं, दिख रहा है आपको। लेकिन मान लो ये रास्ता शॉर्ट है, क्लियर है ये चीज़, ये रास्ता शॉर्ट है और यहाँ हमें थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि रूट छोटा है, तो हम इजीली पहुँचा देते हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि कॉन्टिनेंट 1 से कॉन्टिनेंट 6 में जो भी चीज़ें ट्रैवल करती हैं वो इस रूट के ज़रिए करती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जो सेकंड है ना, इसकी जो कंट्रीज़ है नीचे वाली, इन्होंने अपना डोमिनेंस बना रखा है इस वाले एरिया में। समझ में आ गया? सिमिलरली कंट्री 5 ने इधर, कॉन्टिनेंट 5 ने इधर, इन्होंने इधर और इन्होंने इधर। तो हर कोई आपसे टैक्स डिमांड कर रही है। ठीक है, और अगर कॉन्टिनेंट 1 से कॉन्टिनेंट 6 में हमें कोई सामान पहुंचाना है तो हमें इधर भी टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी, फिर इधर आ जाओ, इसको भी देना पड़ेगा टैक्स। तो 3 कॉन्टिनेंट्स में हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? अब एक चीज़ ध्यान से समझो, यहीं पे अगर मान लो जो कॉन्टिनेंट 1 की जो भी कंट्री कॉन्टिनेंट 6 के साथ ट्रेड कर रही है, उसकी दोस्ती है कॉन्टिनेंट 2 के कंट्रीज़ के साथ। सिमिलरली उसकी दोस्ती है कॉन्टिनेंट 5 के कंट्रीज़ के साथ और कॉन्टिनेंट 3 के कंट्रीज़ के साथ। तो क्योंकि अब इसकी दोस्ती है तो हो सकता है इसको टैक्स उतना ना देना पड़े, या टैक्स देगा भी, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क उतने ना दिखाने पड़े, और इजीली ये कॉन्टिनेंट 1 से कॉन्टिनेंट 6 तक जो है सामान अपना ट्रेड कर सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो दोस्ती आ रही थी ना, वो थोड़ा काम में आ गया। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, ध्यान से समझना है पूरा सिनेरियो। तो होता क्या है ना, जो आपका ये वाला रीजन है ना, इंडो पैसिफिक वाला रीजन, रुक जाओ इसको पहले इरेज करने दो। हाँ, तो ये जो आपका इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना, अगर इस रीजन में किसी एक कंट्री का डोमिनेंस रहेगा ना, तो जो भी ट्रेड होता है ना इस रीजन के थ्रू, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाता हो, इंडोनेशिया जाता हो, किसी भी कंट्री में कोई भी सामान इस ट्रेड के थ्रू जाएगा, तो पहली बात तो एक उस कंट्री को हाई टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अलावा पेपर वर्क दिखाने पड़ेंगे आपको। क्योंकि होता क्या है ना, जब कोई एक शिप ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान लेके जा रहा होता है, तो हो सकता है जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जिस शिप के थ्रू जा रहा है ना, हो सकता है हमने वो शिप चाइना से खरीदा हो। ठीक है, तो अब ऑस्ट्रेलियंस को लगेगा अरे ये तो चाइना का सामान आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो पेपर वर्क देखते हैं, फिर पेपर वर्क देखने के बाद आनाकानी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग सारी कंट्रीज़ कोशिश करते हैं कि हम अपने अलाइज बना के रखें, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बना के रखें। ठीक है, स्पेशली आपके जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है ना, इस रीजन के आसपास वाली कंट्रीज़ के साथ। ठीक है,
अब ये चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये चाहता है कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना, इसमें इसका दबदबा बना रहे, समझ में आ रहा है, इसमें इसका डोमिनेंस बना रहे। तो इस डोमिनेंस को बनाने के लिए ना चाइना एक इनिशिएटिव पे काम कर रहा है जिसका नाम है BRI इनिशिएटिव। BRI का मतलब है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के थ्रू चाइना क्या करता है, जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया आपका, इंडिया के अलावा, ठीक है, बांग्लादेश हो गया आपका, या जो भी यहाँ कंट्रीज़ है ना, उन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है, उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, बहुत हैवी से हैवी फंड उन कंट्रीज़ को देता है, ठीक है। तो अब वो कंट्री चाइना को अपना दोस्त मान लेती है। तो मान लो चाइना और यूएस की बनती नहीं है, ठीक है, तो यूएस का कोई सामान है जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अब इसी रास्ते से जा रहा है इंडो पैसिफिक से होते हुए, तो चाइना ने अब क्योंकि मान लो श्रीलंका में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, श्रीलंका उसका दोस्त है, तो चाइना श्रीलंका को बोल सकता है कि आपके रास्ते से होके जा रहा है यूएस का सामान, मैं नहीं चाहता कि जाए, मैं चाहता हूँ ये सामान ऐसा हो वैसा हो, आप कुछ इंटरफेरेंस करो, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। तो अब श्रीलंका वही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चाइना ने उसकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है, समझ में आया। तो ये सारी पॉलिटिक्स जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स, ये चलती है। तो अब इसी पॉलिटिक्स से बचने के लिए ना हर कंट्री एक ग्रुप बना के रखती है, एक अलाइज बना के रखती है अपनी, और ये भी उसी का एग्जाम्पल है। अब इसको बनाया गया था आपका, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए मेनली इसको स्टैब्लिश किया गया था, समझ में आ गया। और किन किन कंट्रीज़ के बीच में है ये अलाय? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ध्यान रखना, अब इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। नाउ अभी जब स्टैब्लिश किया गया था ना, इसके दो पिलर्स हैं, यानी कि दो पहलू हैं जिन पे ये काम करता है, सिर्फ इन्हीं दो पहलू पे, ठीक है। पहला पिलर नंबर 1 क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया को यूएस एंड यूके, ये दोनों कंट्रीज़ मिलके ना सबमरीन सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑस्ट्रेलिया को जो भी हेल्प चाहिए होगी आपका सबमरीन बनाने से लेके, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी डेवलप करने से लेके, जो भी, ठीक है, वो सारी हेल्प यूके एंड यूएस करेगा, समझ में आ गया। तो ये पिलर नंबर 1 के अंदर है। नाउ पिलर नंबर 2 के अंदर ये है कि ये तीनों कंट्रीज़ ना आपस में जॉइंटली मिलकर 8 एडवांस मिलिट्री सेक्टर्स में काम करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं ना कि ये कंट्रीज़ आपस में जॉइंटली मिलके काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 सेक्टर में मिलके काम करेंगे, तो इन 8 सेक्टर्स में एक सेक्टर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अब मान लो कल की डेट में ना ऑस्ट्रेलिया आपका कोई एक ऐसा रूल या रेगुलेशन लेके आ जाता है जिससे उसके कंट्री में AI को बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो फिर यूके एंड यूएस देखेंगे, अरे वाह ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो क्योंकि अब इन लोगों ने ये साइन कर रखा है, इनके क्लॉज का पार्ट है कि हम लोग जॉइंटली मिलके काम करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को अपने प्लान्स यूके और यूएस के साथ भी शेयर करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, समझ में आ गया। आई होप ये पूरा क्लियर है। तो जब भी हम बात करते हैं ना जॉइंटली डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक ने किसी एक सेक्टर में बहुत अच्छा कर लिया है तो वो बाकियों के साथ भी शेयर करेगा कैसे किया है, ताकि बाकी भी कर पाएँ, ठीक है। तो वो 8 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ये लोग मिलकर काम करेंगे, जैसे कि ऑटोनॉमी हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर हो गया, मॉडलिंग हो गया, सिमुलेशन हो गया, और इसके अलावा भी छोटे मोटे हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये 2 पिलर्स थे। आई होप ये दोनों पिलर्स आपको क्लियर हैं। अब बात ये है ना कि कोई भी चीज़ रटने से आपको नहीं आएगी, आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि प्री में ना ऐसा नहीं है कि जो लाइन यहाँ लिखी हुई है डिट्टो वही उठ के आ जाएगी, ठीक है, अलग लाइन आएगी। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी और आप वहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो ये दोनों पिलर आपको क्लियर है, ठीक है ना। अभी जो पिलर नंबर 1 है ना, जिसमें मैंने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलिया को यूएस और यूके शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, सबमरीन्स वगैरह डेवलप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसके तहत ना यूएस ऑस्ट्रेलिया को 2030 से सबमरीन्स बेचना शुरू कर देगा, समझ में आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया किससे सबमरीन्स खरीदेगा? यूएस से खरीदेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इससे किसका फायदा हो रहा है मुझे बताओ? ऑस्ट्रेलिया का तो चलो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया तो खरीद रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मेजर फायदा यूएस का हो रहा है, क्योंकि यूएस की जो ये डिफेंस सेक्टर है ना, जहाँ पे सबमरीन्स वगैरह बनते हैं, उनके एक नया कस्टमर मिल गया है, समझ में आ रहा है, उनके लिए एक नई मार्केट ओपन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ दोनों के ही बल्ले बल्ले हैं। तो यूएस क्या करेगा? सेल करेगा ऑस्ट्रेलिया को 2030 से, और यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नए सबमरीन्स बनाएंगे जो कि 2040 तक सर्विस में आ जाएंगे, यानी कि 2040 से यूज़ में आ जाएंगे। क्लियर है चीज़? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक तो यूएस सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स, और यूके और ऑस्ट्रेलिया जॉइंटली मिलकर नए सबमरीन्स बनाएंगे जो कि 2040 से हमको देखने को मिल सकते हैं। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही अब तो भाई ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है पेपर, ठीक है।
नाउ अब ये जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए ही बात करते हैं, ठीक है। इसका क्या स्ट्रैटेजिकली क्या सिग्निफिकेंस है इसका। सबसे पहले तो स्ट्रेंथन्स यूएस लेड अलायंस सिस्टम इन इंडो पैसिफिक। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप जो है ना डायरेक्टली चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो इससे क्या करेगा यूएस, जो उसके अलाइज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, उनके साथ इंडो पैसिफिक में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है बना के रखेगा, जिससे यूएस को इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड करने से कोई मना ना कर पाए, ठीक है। दूसरा आपका एनहांसेस यूएस एक्सेस एंड प्रेजेंस इन द रीजन। तो बेसिकली यूएस को ना साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक में मिलिट्री फुटप्रिंट अपना एक्सपैंड करना था। मतलब कि इन एरियाज में ना साउथ ईस्ट में आपका और इंडो पैसिफिक रीजन में इनको अपने नए कस्टमर्स चाहिए थे, नए लोग चाहिए थे जो इनसे सबमरीन्स खरीदे, इनकी मार्केट थोड़ी और बढ़े, बेस और ज़्यादा एक्सेसिबल हो, समझ में आ रहा है, तो वो अच्छा होगा। बूस्ट टू यूएस डिफेंस इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बता ही दिया। सबमरीन्स और जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ होंगी वो बेचने की वजह से यूएस की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है ना उनको नया मार्केट मिलता है, और ऑस्ट्रेलिया यूके दोनों यूएस से आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी वगैरह खरीदेंगे, समझ में आ गया इसके अंडर। तो ये लोग जब यूएस से खरीदेंगे तो यूएस की इकोनॉमी और डिफेंस सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये था स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस। अब आपको ना ये चीज़ें ना पता होनी चाहिए क्योंकि प्री में इनसे क्वेश्चन 101% चांसेस है कि बन सकता है। नाउ अब आ जाओ हमारे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि जिलोंग ट्रीटी जो है साइन हुई है इसके अंडर। अब जिलोंग ट्रीटी का ना दूसरा नाम है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो। क्लियर है ये चीज़। लेकिन इसको जिलोंग ट्रीटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिलोंग रीजन में साइन हुआ है। क्लियर है ये चीज़। अब ये किस किस के बीच में साइन हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में साइन हुआ है ये ट्रीटी। अब ये ना एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है। अब ये ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में साइन हुआ है, ये एक आपका बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है। इस अग्रीमेंट को जिलोंग ट्रीटी कहते हैं। ये आपका बेसिकली जो हमने ये पढ़ा ना, इसका पिलर नंबर 1 कि ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स वगैरह बनाने में हेल्प करेंगे, यूएस सप्लाई करेगा, इसी को फुलफिल करने के लिए ये ट्रीटी साइन हुई है। और ये जो ट्रीटी है ना ये वैलिड होगा आपका नेक्स्ट 50 ईयर्स तक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और यूके मिलके जो भी सबमरीन्स के एरियाज में जो भी काम वगैरह करेंगे वो कब तक करेंगे? 50 साल तक करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब इस ट्रीटी के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये क्या, इसका एम क्या है इसको साइन करने के पीछे का? ये सपोर्ट करता है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपका यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक रीजन में। ये चीज़ ध्यान रखना, समझ में आ गया। तो बेसिकली यूरो अटलांटिक, यूरोप और अटलांटिक वाला जो एरिया हो गया, और इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो एरिया हो गया, इन दोनों ही एरियाज में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इसको साइन किया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका SSN ऑकस सबमरीन्स। ये जो है ना ये बेसिकली आपके न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं। इनको डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, डिस्पोजल, इन सब में ये लोग मिलके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली ये आपका फ़ायदेमंद होने वाला है दोनों के लिए। इसके बाद ये जो बनाया जा रहा है ना सबमरीन्स, ये आपका न्यूक्लियर नॉन प्लोरीफरेशन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करके ही बनाया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है ना आपका नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, NPT भी कहते हैं इसको, ये एक ट्रीटी है जो सभी कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है दुनिया की। इसके अंडर ये होता है कि कोई भी कंट्री ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगी। जितने न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं वर्ल्ड वॉर से पहले, ठीक है, बट अब कोई भी कंट्री किसी को भी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो सबमरीन्स बनेंगी ना इनमें न्यूक्लियर मोटर वगैरह का इस्तेमाल होगा, लेकिन किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसको भी फॉलो करके ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज़। आई होप ये समझ में आ गया हो। इसके बाद आ जाओ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ऑकस। अब हमें इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस देखने को मिलती हैं इन तीनों कंट्रीज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नेशंस है ना ऑकस वाले तीनों, इनके बीच में ना हाई ट्रस्ट ऑलरेडी है, ठीक है, जिसके चलते चांसेस हैं कि ये लोग जो भी इनका एम है ना वो अचीव भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग थ्रू 5 ईयर अलायंस ये भी साइन कर रखा है। इसमें बेसिकली इंटेलिजेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं ना वो शेयर करेंगे US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और न्यूजीलैंड के बीच में। समझ में आ गया। तो ये 5 आइज अलायंस हैं, ठीक है। तो ये भी है। इसके
बाद है कॉम्प्लीमेंट्स क्वाड इन इंडो पैसिफिक विद अ फोकस ऑन हार्ड पावर। तो बेसिकली आपको पता होगा क्वाड भी एक है, क्वाड के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसका फुल फॉर्म बताना आप लोग, ठीक है, और कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें जुड़ी हुई वो भी बताना। तो क्वाड का जो एम है ना वो भी यही है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है ना उसको काउंटर किया जाए, और इसका भी एम यही है। तो दोनों का एम सेम है लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो बेसिकली क्वाड जो है वो आपका सॉफ्ट पावर, थोड़ा डिप्लोमेटिक कॉपरेशन करके काम करता है, ये थोड़ा हार्ड पावर, मिलिट्री, सबमरीन्स, एआई, डिफेंस, टेक, ये सारा कुछ इस्तेमाल करते हैं इंडो पैसिफिक में शांति लाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट करता है क्वाड को, तो बेसिकली दोनों का एम जो है वो सेम ही है। फिर आपका शिफ्ट इन यूएस रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो पहले ना यूएस खुद रीजनल सिक्योरिटी का मेन गारंटर था कि इस रीजन में ना सिक्योरिटी रहेगी, ये यूएस का गारंटी है सभी कंट्रीज को, समझ में आ रहा है। लेकिन अब यूएस ना पार्टनर्स बना रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बूस्ट कर रहा है। तो बर्डन जो सिर्फ और सिर्फ आपका यूएस के ऊपर था शांति समझौते का, वो अब आपका शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बट रहा है बेसिकली। इसके बाद शेयर हो रहा है बेसिकली। इसके बाद आ जाओ सिनर्जी बिटवीन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली ये जो दोनों है ना यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजीज के साथ ऑकस को अलाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दोनों का लॉन्ग टर्म मिलिट्री एडवांटेज जो है वो सभी को मिलेगा इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, ठीक है। फिर आपका क्विक रिस्पॉन्स, तो जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स हो गए आपके, ये चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा हाई स्पीड की है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना वहाँ पर जल्दी पहुँच सकती हैं ये, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो इनका शांति लाने का पूरा एम है वो पूरा अचीव हो सकता है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, अब यहाँ पे कंसर्न्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू ऑकस। सबसे पहले तो है यूएसए रिव्यू। तो बेसिकली यूएस ने ना जो ये ऑकस बॉडी है ना इसका पैक्ट रिव्यू लॉन्च किया है। यूएस चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अपना डिफेंस बजट जीडीपी के 3.5% तक बढ़ाए, ये ऑस्ट्रेलिया पर फाइनेंशियल प्रेशर डाल सकता है, ठीक है। तो एक ये दिक्कत है। दूसरा आपका मे अंडरमाइन क्वाड। तो बेसिकली एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ऑकस के राइज से ना क्वाड का जो रेलेवेंस है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि आपका ये जो ऑकस ये बॉडी है ना थोड़ा हार्ड तरीके से काम कर रही है और क्वाड जो है सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी के तरीके से काम कर रही है। तो हो सकता है क्वाड का जो रेलेवेंस है ये खत्म कर दे ऑकस। फिर आपका लैक ऑफ एशियन पार्टिसिपेशन। तो बेसिकली ऑकस एक वेस्टर्न डोमिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं इसमें, यूएस, यूके और एक ऑस्ट्रेलिया हो गई आपकी, ठीक है। ये क्वाड के ऑपोजिट है, इसमें कोई एशियन कंट्री नहीं है, इंडिया, जापान या कोई भी एशियन कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। फिर है आपका इशूज़ इन टाइमली डिलीवरी। तो बेसिकली यूएस का जो सबमरीन प्रोडक्शन रेट है ना वो आपका कुछ 1.13 वर्जिना क्लास पर ईयर है, ठीक है। लेकिन यूएस को अपनी नीड्स के लिए ना 2 और ऑकस कमिटमेंट्स के लिए 2.33 पर ईयर बनाना होगा सबमरीन्स को। तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना, मतलब डिमांड ज़्यादा है आपके सबमरीन्स की लेकिन उतना आप लोग बना नहीं पा रहे हो, तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी सी अपनी बढ़ाओ। फिर है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डील से ना फियर है कि आर्म्स हो गए आपके, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी थी, ये सारी चीज़ें कहीं गलती से भी इनका कुछ ऐसा ना हो कि टूट जाए, उल्लंघन हो जाए बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन अगर देखें तो इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यूएसए और उसके अलाइज के साथ एक यूनिक अरेंजमेंट्स डेवलप करे, ठीक है। नाउ नीचे आ जाओ फटाफट से इसके नोट्स पे। तो ये रहे इसके नोट्स। अब इसमें मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट जो है ये हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि एक बार आप लोग रीड करो ना तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाए। फिर इस ट्रीटी के बारे में मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बता दिया है ताकि आप लोग देखो, इंग्लिश आपके समझने के लिए ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसलिए मैंने प्रोवाइड किया ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई आता है ना ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो आप लोग रीड करके उसको पता लगा सको कि हाँ ये ठीक है। इस वजह से दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। फिर इसके बारे में बता दिया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत शॉर्ट में और बहुत टू द पॉइंट रखने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। फिर इसके अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस बता दिए मैंने, अगर एग्जाम में आते तो आप डिट्टो ये चीज़ उठा के लिख सकते हो, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, अब इसके ऊपर ये है आपका आज का मेंस का क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन है। अब हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस कर चुके, 6th नहीं, आई थिंक ये 7th क्वेश्चन है, ये गलत लिख दिया है नंबरिंग, 7th है ये, ठीक है। तो एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द जिलोंग ट्रीटी अंडर द ऑकस फ्रेमवर्क। अब इसका आंसर जो लोग ये PDF परचेज करेंगे उनको ऑलरेडी मिल जाएगा और जो मैं फिर भी उनको बोलूँगी कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। और इसके बाद आ जाओ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है
इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास गिरमितिया कम्युनिटी। अब अगर आप लोगों ने पार्ट 2 वाली वीडियो देखी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें हमने 2 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, राइट। इनके बारे में बताया था कि कैसे इन दोनों अफ्रीकन नेशंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी विजिट किया था, राइट। वहाँ पर उनको अवार्ड भी मिला था, कौन सी कंट्री ने अवार्ड दिया था, क्या सब कुछ था, हमने सब डिस्कस किया था। नाउ अब इसका ये जो कम्युनिटी है ना, इसका ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी। तो हुआ क्या था आपका, कुछ आपका 18th या 19th सेंचुरी के आसपास ना, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे अपना पूरा कब्जा करना शुरू कर दिया था, तो वो यहाँ से ना कुछ इंडियंस को लेके गए थे अफ्रीकन नेशंस में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की तरह, समझ में आ गया, इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह, मतलब कि उनसे वहाँ पे काम कराया जाता था, ठीक है, लेबरिंग वाला जितना काम होता था ना वो कराया जाता था। अब हुआ क्या, जो इंडियंस यहाँ से वहाँ गए थे ना, वो वहीं बस गए, वहाँ पे काम करते थे और वहीं रहने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गिरमितिया कम्युनिटी है ना, ये ऐसे इंडियंस हैं जो 19th सेंचुरी में इंडिया से गए थे वहाँ पे काम करने के लिए और अब अफ्रीकन नेशंस में ही रहते हैं, समझ में आ गया। तो उन कम्युनिटीज़ को कहा जाता है गिरमितिया कम्युनिटीज़। क्लियर है ये चीज़। तो प्राइम मिनिस्टर जो अभी हमारे गए थे ना टोबैगो एंड ट्रिनिडाड नेशन, यहाँ पे इन्होंने एक जो गिरमितिया कम्युनिटी डेटाबेस है ना, ये बनाने की बात की। अब ये क्यों बनाने की बात की, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा, अगर ऐसी कोई कम्युनिटी या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना, जिसमें जितने भी गिरमितिया लोग हैं जो इंडियन रीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ रहते हैं, क्लियर है ये चीज़, उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर पाएंगे। साथ ही मैंने आपको बताया था कि OCI कार्ड जो है ना 6th जनरेशन तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग वहाँ पे गए थे ना इंडियन ओरिजिन के काम करने के लिए, पहले ये OCI कार्ड सिर्फ 4th जनरेशन तक वैलिड था, यानी कि अगर आप गए हो 18th या 19th सेंचुरी में, तो आपके सन, फिर आपका जो क्या कहते हैं ग्रैंडसन आएगा, ग्रेट ग्रैंडसन आएगा, उसके लिए ये OCI कार्ड होल्डर वैलिड था। लेकिन अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट 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 ग्रैंडसन, ठीक है, तो बेसिकली 6 जनरेशन तक ये वैलिड है अब, ठीक है। अब आप बोलोगे दी इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसको फ़ायदा ये होता है कि आप इंडिया आ सकते हो, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, बिजनेस वगैरह कर सकते हो, तो ये सारे कुछ फ़ायदे होते हैं। तो ये 6th जनरेशन तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। साथ ही आपकी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जो है पहली कंट्री बनी है अफ्रीकन नेशन में जहाँ पे इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट UPI बेसिकली लॉन्च किया गया है, समझ में आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, ये ध्यान रखना, ये जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये UPSC में बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब इस कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लास्ट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस किया है हम लोगों ने। अब आपने एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना है ध्यान से, ठीक है। तो आज के टाइम में जो भी आपका इंडियन डायस्पोरा इन कंट्रीज़ में रहता है ना, जैसे कि आपका मॉरिशस में, फिजी में, वेस्ट इंडीज़ में, मॉरिशस में और साउथ अफ्रीका में, कैरेबियन में, इन कंट्रीज़ में बेसिकली जो भी इंडियन कम्युनिटी रहती है ना, उन्हें कलेक्टिवली हम लोग गिरमितिया कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये लोग अपनी इंडियन रूट्स हो गए, कल्चर, भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए, भोजपुरी लैंग्वेजेस हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, होली दिवाली, उनको अब तक प्रिजर्व किए हुए हैं, समझ में आ गया। जैसे कि जो फिजी में लोग रहते हैं उनको हम लोग फिजी इंडियंस कहते हैं, मॉरिशस के लोगों को इंडो मॉरिशियंस कहते हैं, ट्रिनिडाड के इंडो कैरेबियंस कहते हैं। तो ये सब गिरमितिया हेरिटेज से बिलोंग करते हैं, समझ में आ गया। बाकी एक बार आप लोग ये रीड ज़रूर कर लेना। अच्छा, मेरे को ना अभी हमने सैटरडे एक छोटा सा सेशन लिया था जिसमें आप लोगों ने ज्वाइन किया था, मैं गूगल मीट पे, तो वहाँ पे मुझे आप लोगों ने कंप्लेन किया था, दी आप समझाने के बाद ये क्यों बोलती हो कि रीड कर लेना। देखो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है या आप लोग रीड करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, या मेरे समझाने के बाद रीड नहीं करोगे तो कुछ ऐसा आप लोग मिस कर दोगे, नहीं। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, राइट। अब आपके अंदर अगर वो रीडिंग हैबिट ही नहीं है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में जिस स्पीड से आपको रीड करना चाहिए क्वेश्चन पेपर को, वो कैसे रीड करोगे बताओ मुझे, वो कैसे ऑन द स्पॉट उन क्वेश्चंस को समझोगे, राइट। तो उसके लिए आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी होगी ना, राइट। एंड आई डोंट थिंक सो कि आप में से काफ़ी लोग न्यूज़पेपर भी रीड करते होंगे, ज़्यादातर लोग एनालिसिस वगैरह ही अब सुन लेते हैं, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ राइट हैबिट। क्योंकि आपको, मैं ये नहीं कह रही एनालिसिस मत सुनो, लेकिन उसके बाद आप लोग रीड करो, ठीक है। जैसे हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या फिर इकोनॉमी पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमने सुन लिया, प्रोफेसर से समझ लिया, लेकिन उसके बाद सेल्फ रीडिंग अगर हमने नहीं किया तो क्या फ़ायदा हुआ, राइट। सिमिलरली ये जो मैगजीन है ना, इसको मिनिमम 3 टाइम्स तो रीड करो, मिनिमम 3 टाइम्स, समझ में आ गया। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ एक बार रीड कर लेना। नाउ
इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली देखो, पहले आपका डीप कल्चरल टाइज, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी इन कंट्रीज़ की, मॉरिशियस, गुयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो एंड सूरीनेम, इन कंट्रीज़ की जो ज़्यादातर वो पॉपुलेशन है ना, वो आपकी इंडियन ओरिजिन ही है। समझ में आ गया? तो ज़्यादातर इंडियन लोगों का ही इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से ये कम्युनिटी डेवलप हो गई है। अब ये लोग अपने फेस्टिवल्स वगैरह, जैसे कि हो गया दिवाली, हो गया आपका रामलीला इन फीजी, हो गया, ये सारे फेस्टिवल्स ये लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हमारे ऐसा करने से ना, एक डेटाबेस रिकॉर्ड करने से हमें पता लगेगा कि अच्छा इतने इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए भी वो प्लेटफॉर्म ईजी हो जाएगा, उनको किसी भी तरीके की इंडियन गवर्नमेंट से अगर हेल्प चाहिए तो इस वजह से ये है। बाकी ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ नीचे फटाफट से इसके नोट्स पे। ये रहे, तो गिरमितिया कम्युनिटी के बारे में अगेन कॉन्टेक्स्ट दे दिया है मैंने, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, कहाँ किस रीजन से ये लोग बिलोंग करते थे, सोर्स रीजन क्या था इंडिया में। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है। तो क्या है, एग्जामिन द हिस्टोरिकल ओरिजिन्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ गिरमितिया कम्युनिटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इसका आंसर करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू टॉपिक है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ आ जाओ इधर, छोटे छोटे न्यूज़ इनको फटाफट कवर करते हैं। पहले आपका कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट आपका बेसिकली इंडिया और म्यांमार के बीच बना है। तो ये आपका इंडिया के कैलकाटा रीजन से होते हुए ये म्यांमार के ऐजवाल रीजन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये इंडिया और म्यांमार है ना जॉइंटली डेवलप किया है। इसको 2008 में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हम लोग डेवलप करेंगे। इसमें इंडिया के ईस्टर्न पोर्ट से सामान जो है म्यांमार के जो ये वाला पोर्ट दिख रहा है आपको, सिटवे पोर्ट, यहाँ तक शिप के थ्रू ले जाया जाएगा। फिर कालादान रिवर जो है यहाँ पे, इसके रास्ते से पलेटवा, ये जो रीजन है ना म्यांमार का, यहाँ तक, और उसके बाद रोड से आपका ये पूरा ऐसे होते हुए जोरिनपुई तक पहुँच जाएगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जोग्राफी आइसोलेशन को तोड़कर एक नया कनेक्टिविटी रूट जो है बना देगा। समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए ये प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली आपका कोलकाता से ऐजवाल रीजन तक जो है ना, यहाँ तक सामान पहुँचा देगा। उसका कॉस्ट और टाइम जो है 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, और नॉर्थ ईस्ट को एक नया बिजनेस हब मिल जाएगा। समझ में आ गया? नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड बूस्ट होगा आपका। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए, उन रीजन्स को वहाँ पे ट्रेड बढ़ाया जा सके, इसलिए लाया गया था। तो ये उस पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। आपको इस प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए, किन किन कंट्रीज़ के बीच में है ये पता होना चाहिए। बाकी ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो, अच्छा हाँ, इसके अलावा ना और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, ठीक है। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड हो गया। इसके बाद अलावा भी है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो ये एक बार आप लोग रीड ज़रूर कर लेना ध्यान से। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है यूएस डिसाइड्स टू पुल आउट ऑफ यूनेस्को। तो बेसिकली यूएस ने अनाउंस किया है कि वो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, उससे विड्रॉ करेगा। क्योंकि यूएस के अकॉर्डिंग जो यूनेस्को है ना आपका, वर्क फॉर डिविसाइव कॉजेस, मतलब एंटी इजराइल है, कुछ इस तरीके के कुछ रीजन है यूएस के। इनमें हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये जानना है यूनेस्को के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यूएस ने ये तीसरी बार किया है ऐसा विड्रॉल, ठीक है। अब यूएस के विड्रॉ करने से ना, जो यूनेस्को का जो बजट है ना, क्योंकि यूएस उसको बजट देता था, पैसे देता था, फंड देता था, वो नियरली 8% से गिर जाएगा। क्योंकि यूएस जो है आपका 8% तक टोटल बजट जो होता है यूनेस्को का, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता था, ठीक है। तो बस यही है, यूएस के आने से थोड़ा इन्फ्लुएंस बना रहता था, बाकी कंट्रीज सुनती थी, बस यही सारी चीज़ें हैं। और इससे ये पता लगता है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके मेंबर्स ऑलमोस्ट सभी कंट्री है, वो वीक पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यूनेस्को के बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। पर्पस क्या है इसका? तो जो भी पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करते हैं थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, उनको प्रिजर्व करके रखना। मेन चीज़ ये, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं, और कुछ ये की रिपोर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स हैं। इन चारों ही रिपोर्ट के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है। ये नाम रट लेना बहुत अच्छे से, समझ में आया? क्योंकि प्री में आता है ये क्वेश्चन। इसके बाद है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो बेसिकली आपका इंडिया ने ना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की मीटिंग में दोबारा अपना कमिटमेंट दिखाया है कि वो यूएन पीस कीपर्स के अगेंस्ट होने वाले
वाले क्राइम्स के लिए जस्टिस इंश्योर करेगा। ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है ना आपका, ये बेसिकली एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो कि आपका 2022 में लॉन्च हुआ था, और इसका मेन एम है कि यूएन पीस कीपर्स पर होने वाले जितने भी तरीके के वायलेंस है ना उन पे पूरी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। ये ग्रुप आपका यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का एक ड्राइविंग फोर्स है, और ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो बेसिकली इंडिया लीड कर रहा है। इसका गोल ये है कि यूएन पीस कीपर्स के खिलाफ जो भी क्राइम्स हो रहे हैं ना उनके लिए जस्टिस मिल सके। इसको 2022 में स्टार्ट किया गया था, दैट इज इट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन इसको लीड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है आ जाओ पैक्ट फॉर फ्यूचर। तो बेसिकली पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है ना, ये आपका एक ग्लोबल अग्रीमेंट है जो 2024 के समिट ऑफ द फ्यूचर में अडॉप्ट हुआ है। इसका जो एम है ना, मतलब इसमें दो मेन चीज़ें हैं जो शामिल हुई हैं। सबसे पहला चीज़ तो है आपका ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ठीक है, जो डिजिटल कॉपरेशन के लिए पहला कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क है कि ग्लोबली सब डिजिटल जो भी चीज़ें चल रही है ना उनमें इकट्ठे मिलकर काम करे। दूसरा आपका डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। तो बेसिकली ये जो पैक्ट है ना, ये कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स देता है और इम्प्लीमेंटेबल गोल्स जो है सेट करता है, जिसमें आपके ह्यूमन राइट्स हो गए, जेंडर इक्वालिटी हो गए, और फाइनेंस हो गया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉपरेशन, यूथ, फ्यूचर, ये जो ग्लोबल गवर्नेंस, ये जो एरियाज है ना इनमें कमिटमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक परमानेंट आपका इंटरनेशनल कोर्ट है जो सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स कमिट करते हैं, जैसे कि आपका जीनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ अग्रेशन, कोई किसी भी तरीके का ये जो क्राइम हो गया ना इनको पनिश करने का काम ये करता है। ठीक है, तो बस यही है, आप ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसको स्टैब्लिश किया गया था रोम स्टैट्यूट में, अडॉप्ट किया गया था 1998 में, और फोर्स में मतलब काम में 2002 से स्टार्ट हुआ है, इसने काम किया है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ E3 कंट्रीज़। तो रिसेंटली आपका ईरान को ना E3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, यूके, जर्मनी और फ्रांस, इन्होंने ना बेसिकली सैंक्शंस लगाने का थ्रेट दिया है, क्योंकि यूएस ईरान न्यूक्लियर जो बातें है ना वो थोड़ा इनको टेंशन में डाल रही है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं करेगा, न्यूक्लियर कमिटमेंट्स को वायलेट तो नहीं करेगा। जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की परमिशन किसी को भी नहीं है, राइट, सबने NPT साइन किया हुआ है, तो बस इसी का खतरा है, तो इसी को लेके E3 कंट्रीज़ ने उसको थ्रेट दिया है। समझ में आ गया। बस ये था E3 कंट्रीज़ के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि E3 कंट्री एक इनफॉर्मल फॉरेन एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन अग्रीमेंट है यूके, जर्मनी और फ्रांस के बीच। समझ में आ गया। ओरिजिन कैसे हुआ, तो बेसिकली जो E3 है ना आपका, ये ग्रुप पहली बार 2003 में और यूएस के इराक अटैक के बाद बना, जिसमें उन्होंने ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजी और ईरान के न्यूक्लियर रिस्क मैनेज करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया था। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इसका 19th एडिशन जो है रिलीज़ किया गया है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि कौन रिलीज़ करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना, इसमें आपका 163 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को इंक्लूड किया गया है और 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं, जिनके बेसिस पे इनको रैंक किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली आपके 3 डोमेन्स कवर करता है। पहला है आपका लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। तो बेसिकली ग्लोबल पीसफुलनेस जो है ना वो डिक्लाइन हुआ है। साउथ एशिया जो ऑलरेडी ग्लोबली सेकेंड लीस्ट पीसफुल रीजन है ना, वो सबसे ज़्यादा डेटेरियोरेट हुआ है, और आइसलैंड आपका टॉप पे है, सबसे ज़्यादा शांति वहीं पे है। इंडिया आपका कुछ 115th रैंक पे है, रशिया 163 रैंक पे, लीस्ट पीसफुल कंट्री है। समझ में आ गया। तो बस यही रैंकिंग है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, रेड सी। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितनी कंट्रीज़ हैं जो रेड सी से बॉर्डर शेयर करती हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला पॉइंट देख लेना पेपर उठा के, पेपर भी उठा के नहीं देखना, तो सिर्फ रेड सी बॉर्डर कंट्रीज ऐसा कुछ आप गूगल पे डालना, आपको देखने को मिल जाएंगे ऑप्शंस, और PYQ डाल देना या UPSC डाल देना लास्ट में, तो आपको रेड सी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो रेड सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ये रहा आपका रेड सी वाला रीजन, और यहाँ आपको दिख रहा होगा इधर आपका सूडान है, इधर इजिप्ट है, इधर मतलब ये सारी कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करती है। तो इसीलिए आपको ना इनके नाम जो है वो पता होने चाहिए। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली रेड सी आपका इंडियन ओशन का एक छोटा सा सी है जो नॉर्थ वेस्ट में है। ये गल्फ ऑफ एडन के थ्रू बैब एल मंदेब, ये जो रीजन है ना इसके स्टेट से, और आपका सुएज कनाल जो है इसके थ्रू मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं ना उनके नाम मैंने आपको यहाँ पे दे ही रखे हैं, ये पढ़ लेना। इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या ना, यमन के जो ये यूतीज़ है ना, इन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने रेड सी में कार्गो शिप डुबाया है, इसलिए शिपिंग थोड़ा
शिपिंग को थोड़ा सा अब रिस्क है। समझ में आ गया। तो ये जो ग्रुप है ना आपका, ये ह्यूथीज़, ये बेसिकली एक आर्म्ड ग्रुप है जिनके पास काफ़ी वेपन होते हैं, जो गल्फ और रेड सी के जो आसपास वाले एरियाज़ हैं ना, इनमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये शिप पे अटैक करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह इनकी वजह से थोड़ा सा जो है ना रिस्की हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ न्यू कैलेडोनिया। तो बेसिकली ये जो है ना आपका न्यू कैलेडोनिया, ये पैसिफिक ओशन में फ्रांस का एक ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि 1840s में ना जो आइलैंडर्स थे ना, उनको यूरोपियन ट्रेडर्स ने स्लेव या आप फोर्स लेबर्स भी कह सकते हो, उनके लिए ले गए थे। ठीक है, और फिर आपका 1853 में फ्रांस ने ऑफिशियली एनेक्स कर लिया था। ठीक है, अभी वहाँ डीप डिविजन्स हैं, इंडिजीनियस कनक पॉपुलेशंस हैं, यूरोपियंस के बीच हमें खासकर इंडिपेंडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस देखने को मिलती है। तो रिसेंटली ना फ्रांस ने ना एक अग्रीमेंट अनाउंस किया है जिसमें वो न्यू कैलेडोनिया को स्टेट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक का स्टेटस जो है दे देंगे। वो स्टेटस मिलेगा, मतलब वो ज़्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम्स लेगा, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस अभी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो न्यू कैलेडोनिया जो है ना अभी फ्रांस का टेरिटरी है, लेकिन वहाँ लोग ना ऑटोनॉमी चाहते हैं। फ्रांस ने अब एक अग्रीमेंट किया है कि उन्हें और ज़्यादा फ्रीडम देगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा इस नेशन को। क्लियर है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास M23 रेबल्स। बेसिकली ये है ना आपका एक ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो में एक्टिव एक ग्रुप है जिसको रवांडा भी जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका टुट्सी लेड रेबेल ग्रुप है जो आपके DRC रीजन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रीजन में फाइट करता है, लेकिन अब पीस के लिए अग्रीमेंट वगैरह कर रहा है, तो इस वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। दैट इज इट। इसके बाद नीचे आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास और ये लास्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ना 2025 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कुछ आपकी 85 से 2024 में अब 77 हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका मतलब ये कि इंडिया का पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब इंडियन सिटीजन्स आपके 59 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री। और ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये दुनिया के जितने भी पासपोर्ट्स हैं ना उनको रैंक करता है बेस्ड कि वो कितने कंट्रीज़ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। समझ में आ गया। और ये जो डेटा है ना, ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है, और इस बार जो है ना आपका सिंगापुर जो है वो टॉप पे, यानी कि जिस भी इंसान के पास सिंगापुर का पासपोर्ट होगा, यानी कि सिंगापुर का सिटीजन है वो, तो वो ज़्यादा कंट्रीज़ दुनिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। समझ में आ गया। तो इंडिया के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हुई है। पहले 85 थी, अब 77 हो गई है, और अब इंडियन ज़्यादा कंट्रीज़ में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा सेशन। तो यहीं तक रखते हैं आज का सेशन, एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। कोई डाउट है देन डू लेट मी नो। बाकी अगर आप लोग ये PDF परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा परचेज करने का। एंड मुझे बताना है सेशन कैसा लगा। कोई डाउट है देन लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।